हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPCC 106 जून 2023 या 24 के लिए, दिसंबर 2024 के लिए आज हम कुछ इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, 100% श्योरिटी नहीं होती है किसी की भी कि आएंगे ही आएंगे। हाँ, मैं बस ये बता सकता हूँ आपको कि भाई हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि भाई क्या पता आ जाए। ठीक है, तो इसमें से अगर एक क्वेश्चन में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपको अपना जो सब्जेक्ट का नाम है वो पता होना चाहिए, मानव विज्ञान विचारधारा का विकास। ठीक है, मानव वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने करा दिए हैं, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना PYQ देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, इसका जून 2024 का है ये। 50 मार्क्स का होता है और 2 घंटे आपके पास होते हैं आंसर लिखने के लिए। 50 मार्क्स मतलब होता है आपको, जब आपने देखा कि ये 50 मार्क्स का है तो आपको समझना है कि एक क्वेश्चन का आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए आपको कितने वर्ड लिखने पड़ेंगे? 300 शब्द। ठीक है, 3 पेज, 300 मतलब 3 पेज। ठीक है, और 2 घंटे आपको टाइम मिलता है, इसमें ज़्यादा मिलता है बल्कि आपको। ठीक है, 3 घंटे वाला तो थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे कम लिखना होता है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख लेना, बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे होता है इसके अंदर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का विकास। हम डायरेक्टली अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यूंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो यूंग, अगर आपने बुक थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यूंग कौन है। कार्ल गुस्ताव यूंग करके इनका नाम है पूरा। ठीक है, तो इसके इनके जो इन्होंने जो रिसर्च की है उसके आधार पे इन्होंने क्या किया है, मनोविज्ञान में प्रमुख अवधारणाएं जो होती हैं उनकी व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है कि क्या क्या उन्होंने चीजें सर्च करी है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या शोध किया है, शोध मतलब रिसर्च की है, उसको बताने की यहाँ पे पूछ रहा है कि वो बताओ हमें कि क्या है। ठीक है, यूंग के जो सिद्धांत है वो पूछ रहा है बेसिकली, उनके जो योगदान है उनके बारे में पूछ रहा है। अब देखो, मनोविज्ञान मतलब होता है व्यक्ति के मन का अध्ययन करना। ठीक है, उनकी जो मन होता है, यानी कि जो मेरे मन में क्या चीज़ चल रही है, वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है मनोविज्ञान, यानी कि जो मेरे मन में चल रहा है ना उसको बाहर निकालना, उससे अध्ययन करना, मेरे कल्चर का, मेरे समाज का, मेरे रीति रिवाजों का, इसी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान यानी कि इनका कहना है कि जो मनोविज्ञान है वो बाहरी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है वो कैसा है ना। अब कोई व्यक्ति है वो जंगलों में ही पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी परवरिश वहीं हुई है आदिवासी समुदायों के अंदर, तो वो उस उन्हीं की भाषा बोलेगा, उसके रीति रिवाज वैसे होंगे, उसकी सोच उन्हीं की तरह होगी। राइट, तो ये क्या है, इनका भी यही मानना है कि जो व्यक्ति का परवरिश जो होती है, कोई भी व्यक्ति है उसकी परवरिश जिस तरीके से होती है, उनका जो विचार है, जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, हर एक चीज़ उसी अकॉर्डिंग बदल जाती है। ठीक है, अगर आप शहर में रहते हो तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी लैंग्वेज वैसी ही होगी। ठीक है, अगर आपके आसपास में लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं तो आप भी इंग्लिश बोलते होंगे डेफिनेटली। ये भी जो है मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। कह रहे कि यूंग कार्ल गुस्ताव यूंग जो है एक मनोचिकित्सक और जो दार्शनिक भी है। दार्शनिक मतलब एक तरीके से रास्ता दिखाने वाला, किसी टॉपिक पे एक तरीके से आपको राह दिखाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको हम दार्शनिक कहते हैं। तो टॉपिक क्या है यहाँ पे? मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो उन्होंने, इनको हम दार्शनिक भी कहते हैं। ठीक है, मनोचिकित्सक तो ये है ही। और कह रहे हैं कि सिग्मंड फ्राइड से प्रभावित है ये। सिग्मंड फ्राइड का एक व्यक्ति है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। और इनको, इनका बहुत सारे मुख्य सिद्धांत आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट सुना के, बहुत सारे हैं। इसमें से पहला है सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन, देखो चेतन का मतलब होता है चिंतन करना, ठीक है, विचार करना, सोच समझना, इसको हम बोलते हैं चेतन। ठीक है, समूह मतलब ग्रुप। अब जो भी आप चीज़ सीखते हो, मैंने आपको बताया अभी, जो भी हम जो जो काम करते हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, वो इनडायरेक्टली उसका जो प्रभाव है वो हमारे समाज से होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि हमारा खुद का हो, है ना, हमने खुद चीज़ सीख ली हो, हमने कुछ खुद एक्सपीरियंस करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ लिया हो, लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि
हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने आस-पास में सिबलिंग्स जो होते हैं, हमारे भाई-बहन होते हैं, उनसे सीखते हैं कुछ, कुछ हम अपने पड़ोसियों से सीखते हैं, कुछ समाज से सीखते हैं। तो ये क्या है, ये सामूहिक अचेतन है, यानी कि ये जो व्यक्ति का जो मन है, वो खुद से डेवलप नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बार जो ऐसा होता है कि वो उसका जो मन है, वो बाहर से डेवलप किया जाता है, ठीक है? समाज उसको सिखाता है हर एक चीज़। समाज में आपके माता-पिता भी आएँगे, आपके भाई-बहन भी आएँगे, हर एक व्यक्ति आएगा, ठीक है? कह रहे हैं कि ये सबसे मशहूर इनका सिद्धांत है और बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ इस पे। विवाद मतलब इनकी आलोचना भी की जाती है इसी सिद्धांत के ऊपर कि भई ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तो कह तो सही रहे हैं, अब हर चीज़ की जो है आलोचना आपको देखने को मिलती ही है, ठीक है? चाहे वो सही हो या गलत हो, आलोचना तो होती है। एक बार गलत को हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन सही को हम गलत कहते ही हैं डेफ़िनेटली। इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक व्यक्तिगत चेतना होती है जिसमें भावनाएँ और स्मृति यानी कि मेमोरीज़ उसके दिमाग में बनी रहती है चीज़ों को लेके, ठीक है? वो मेमोरीज़ ही क्या होती है, वो मेमोरीज़ हमें जब हम बड़े होते हैं तो वो हमें याद आती है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न्स लेना शुरू करते हैं, राइट? ये चीज़ें जो है हमारे जो विकास है ना, मन का विकास जो होता है, मन मतलब आपका सोचने की जो क्षमता होती है, उसका जो विकास होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? भूमिका निभाती है। कह रहा है कि इसी के साथ मानव जाति के पास एक सामूहिक चेतना होती है जो मानव जाति के सभी समूहों द्वारा साझा की जाती है। ये चेतना अर्क प्लाट से बनती है। अब देखो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ शायद, आप मुझे करेक्ट कर देना। अर्क प्लाट इस तरीके से भी कुछ कह रहे हैं। तो ये अर्क प्लाट क्या होता है? कह रहे हैं कि एक पैटर्न है जो सामूहिक चेतना में मौजूद होता है। ये मानव अनुभवों के सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? लीडिंगशिप जो होता है, वो करता है। जैसे कि माता-पिता हो गए, नायक हो गई, छाया हो गई। ये क्या है, ये हमारी जो पर्सनैलिटी होता है, उसको दिखाता है, राइट? जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की कैसे उनकी जो मतलब रिस्पेक्ट है, वो करते हैं, ठीक है? और हम किन-किन लोगों के लिए हीरो हैं, किन-किन लोगों के लिए हम विलेन हैं, विलेन के रूप में हम चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, है ना? कुछ लोगों के लिए हम अच्छे भी होते हैं, कुछ के लिए हम बुरे भी होते हैं, तो यही पूछ रहा है, यही बता रहा है मतलब ये हमारा प्लेट होता है कि हम अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। हम क्या सोचते हैं मतलब कि क्या हम किन के लिए हीरो हैं, किन के लिए हम विलेन हैं, ठीक है? किसके सामने हमें छाया व्यक्त करनी है, छाया मतलब जो हमारा छाया देखो, अब जब भी आप छाया को देखते हो तो वहाँ पे अंधेरा रहता है, ठीक है? वो चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन आपका जो विपरीत वाला जो हिस्सा होता है, वो डेफ़िनेटली पूरा शो हो रहा होता है। तो वो जो छाया है ना, वो आपका ऐसा आपका आपकी पर्सनैलिटी है जो कि आप चाहते नहीं हो कि कोई देखे, ठीक है? जैसे कि आपके अंदर अगर कोई घमंड है, कोई अ, जेलसी है किसी को लेके, कोई आपके अंदर गुस्सा है, तो आप उसको दिखाओगे नहीं किसी को, राइट? आप सोचोगे कि वो मेरे साथ ही मेरे मतलब मेरे आस-पास में ही रहे, गुप्त रहे, कोई मुझे बस आस-पास के लोगों को पता होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना हमारे बारे में, हम गुस्सा करते हैं, जो भी है, ज़्यादातर बाहर के लोगों को नहीं पता होता है। तो ये छाया उसी को बोलते हैं। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व वह है जिसे हम दिखाते हैं और यूँग का मानना था कि व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है क्योंकि ये हमारे वास्तविकता से दूर ले जाता है। बेसिकली हमें जो व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमें अपने वास्तविकता से दूर ले जाता है। व्यक्तित्व मतलब बता रहे हैं कि वो चीज़ होती है जो कि हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है? कि भई मैं देखो ऐसा हूँ। पर जो छाया है वो हमारी असलियत होती है, जो कि हम छुपाते हैं लोगों से, है ना? हमारे अंदर जो घमंड है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है दूसरों को लेके यानी कि जो जेलसी हम फ़ील करते हैं, हमारे अंदर जो गुस्सा है, लालच है, वो सब चीज़ें जो है हमारी छाया के अंदर आती है। वो छाया जो है वो रियलिटी है हमारी, जो किसी को दिखती नहीं है, हम दिखाना चाहते नहीं हैं। लेकिन हम उसके बदले क्या दिखाते हैं, जो दिखाई दे रहा है लोगों को, हमारी पर्सनैलिटी, है ना? तो उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में इनकी जो है आलोचना भी हुई है इसी को लेके, इसलिए ये पूछ रहा है, बता रहा है आपको बार-बार कि आलोचना होती है। छाया मतलब को बता दिया क्या होती है, ठीक है? और कह रहा है कि आत्मा, कह रहा है ये व्यक्ति का केंद्र होता है ना? हमारी जो आत्मा होती है, हमारा सेंटर पॉइंट होता है। आत्मा को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को अपनी चेतना को ग्रहण करना होता है। यानी कि चेतना मतलब हमारी जो सोच है ना, उसको हमें कंट्रोल में करना चाहिए। अब जितने भी आपने देखे होंगे तीर्थ जो रहे हैं हमारे, ठीक है? गौतम बुद्ध है, महावीर जैन जी है, तो वो सभी ने क्या किया है, अपनी आत्मा को कंट्रोल किया है ना? ना खा के और जो शादी है उससे दूर जाके यानी कि शादी तो कर ली थी उन लोगों ने लेकिन बाद में उनको त्याग कर दिया अपने घर को। तो उन्होंने क्या किया अपनी जो आत्मा है उस पे कंट्रोल पाया
तो वो बहुत बड़े तीर्थ बन गए और मतलब हम उनको भगवान के रूप में जानते हैं। वो खुद ने उन्होंने मना किया कि हमें भगवान मत कहना, लेकिन फिर भी लोग उनको भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन्हीं को बता रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये भी कर सकता है, ठीक है। व्यक्ति अगर अपने मन पे कंट्रोल कर ले, अपनी सोच पे कंट्रोल कर ले, तो बहुत जल्दी मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता है, बहुत ही कामयाब व्यक्ति बन सकता है, ऐसा इनका मानना है। यूंग के सिद्धांतों ने विचारधाराओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि धर्म है, कला है, दर्शन के सभी प्रभाव जो होते हैं उन पे प्रकाश डाला है। और यूंग के सिद्धांतों की विशेषताएं कुछ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि अचेतन पर महत्व दिया है उन्होंने, जो व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको सोचना तो पड़ता ही है ना, कंट्रोल रखना चाहिए अपनी सोच पे कि क्या मुझे सही लगता है, वो मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है एक चीज, ठीक है। हमारी जो कल्चर होता है उसका भी, हमारी जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उन सभी पे उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि हमारी संस्कृति जो होती है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो पर्यावरण है आसपास का, वो सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोचने की क्षमता पे, ठीक है, हमारी चेतना पे। धार्मिक प्रतीकों का महत्व होता है, जैसे कि धर्म आपका हम बता रहे थे अभी, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके अलावा व्यक्तित्व विकास होता है आपका। यूं का मानना था कि व्यक्तित्व विकास एक जीवन चक्र वाली प्रक्रिया है, जिसमें अचेतन को शामिल करना शामिल है। तो ये बेसिकली हमारी जो सोच है ना, वो हमारी कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा हम डेवलप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया सोचते रहते हैं। तो वो उसी को बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई सोच जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, चक्र है, चलता ही रहता है। हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करेंगे, फिर वहीं से एक नई चीज शुरू कर देंगे हम सोचना, ठीक है। तो ये हमारी जो है सोच व्यक्तित्व का विकास भी करती है। ऐसा भी नहीं है कि गलत है, अच्छी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना भी आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब कि PYQ सॉल्व करने के बाद, मतलब जो मैंने एनालाइज किया है उसको मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि भाई गेस्टाल्ट जो है मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। गेस्टाल्ट करके नाम है व्यक्ति के, ठीक है, ये भी मनोविज्ञानी है। और इनका एक सिद्धांत है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं कि भाई क्या है। पहला, सबसे पहले कि भाई ये गेस्टाल्ट क्या है, इसका अर्थ भी है यहाँ पे, ठीक है। पूर्ण रूप से पूर्ण रूप या कोई आकृति, ठीक है। अब आकृति मतलब कोई, जैसे कि शेप आप देखते हो ना, जैसे कि गोल है तो पूरी गोल है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से जो हम आकृतियां देखते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, आकृतियां ही बोलते हैं, ठीक है। और शेप जो होती है उनको हम आकृतियां बोलते हैं। और जो पूर्ण रूप यानी कि किसी भी चीज का एक पूर्ण रूप, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इस सिद्धांत ने क्या किया है कि मानव धारणा, शिक्षा, जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए कुछ नए दृष्टिकोण का विकास किया है। अब ये एक अलग सा आपका दिमाग घुमाने वाला दृष्टिकोण है, पर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, पर आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी सोची ना हो इन चीजों के बारे में। मुख्य सिद्धांत में सबसे पहला क्या है कि भाई कह रहे हैं कि हमारा हमारा जो हमारा किसी वस्तु को समग्र रूप में देखना, है ना। आप कोई भी चीज आप देखते हो ना, आपकी आंखों के सामने आती है, तो क्या होता है, आप उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हो। जैसे कि कोई आपको देख रहा है कि भाई कोई चीज गोल है, ठीक है, वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, कहीं ना कहीं से उसका जो है वो टूटा पड़ा है, मतलब गोल नहीं है वो। ऐसा मान लो कि वही आकृति है, वो गोल नहीं है, लेकिन आप उसको जो है पूरा एक गोल के रूप में देखते हो कि भाई ये पूरी शेप है, पूरी गोल शेप है, ठीक है, पूरा राउंड है कुछ, है ना। तो आप इस तरीके से देखते हो, कोई भी आकृति वो अधूरी है, उसको आप पूरा करने की कोशिश करते हो। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्टॉल्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, पूर्ण आकृति, कोई भी चीज जिसको हम पूरा मानते हैं उसको हम बोलते हैं गेस्टॉल्ट का सिद्धांत, ठीक है। जब हम चेहरा देखते हैं तो हम अलग अलग कान, नाक, मुंह, ठीक है, ये सब नहीं देखते हैं, हम सब पूरे चेहरे को एक साथ देखते हैं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप इसको याद रखना कि जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो हम पूरे फेस को देखते हैं, ना कि उसके नाक को, उसके कान को, उसके मुंह को, उसके होठों को, ठीक है, उसकी आंखों को अलग अलग नहीं देखते हैं, हम पूरे फेस को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो देखने का तरीका होता है, इसी को हम बोलते हैं गास्टॉल्ट। उसके बाद निकट की वस्तुओं को एक साथ जोड़ना, यानी कि जो चीजें पास पास में है उनको हम साथ में जोड़ के देखते हैं। जैसे कि आकाश आप देखते हो ना, ब्रह्मांड जो है हमारा, उसमें कई सारे तारे हैं,
ठीक है? ब बहुत सारे ग्रह हैं अलग-अलग, और अलग-अलग जो है सोलर सिस्टम्स हैं, अलग-अलग उनके अंदर जो मिल्की वे जैसे कि हमारी एक वो है, वैसे ही और भी वहाँ पे देखने को मिलती है। हम मतलब आँखों से दिख जाती है कि भई हाँ, चमक रही है अलग-अलग से, है ना? जैसे तारे होते हैं, तो वो लगभग जो तारे दिख रहे हैं ना आपको, वो एक अलग गैलेक्सी की है, ठीक है? वो एक अलग गैलेक्सी है। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, इन सबको हम साथ में जोड़ के देखते हैं, है ना? कि भई कुछ डिज़ाइन बन रहा है, कुछ हो रहा है इस तरीके से। लेकिन वो स चीज़ें जो हैं बहुत ही दूर है हमसे, पहली चीज़, और बहुत ज़्यादा अलग-अलग है, बहुत दूर-दूर है, ठीक है? हमारी सबसे पास वाले जो गैलेक्सी है वही हमसे इतनी ज़्यादा दूर है कि उसमें पहुँचने में ही हमें मतलब हज़ारों, लाखों, मतलब अरबों वर्ष लग जाएँगे, है ना? तो आप समझ के चलिए कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। उसके बाद हम किसी भी दृश्य को शीर्ष और भूमि में विभाजित करते हैं, है ना? हम यानी कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि भाई ये ऊपर का एरिया है और एक नीचे का एरिया है ना? भई ये पृथ्वी का जो है ये स्थल भाग है जहाँ पे हम पैर रख सकते हैं, और एक पृथ्वी का ऊपरी भाग है जहाँ पे हम उड़ सकते हैं और सीधा उड़ के नीचे ही आएँगे, है ना? तो ये हम जो है 2 चीज़ों को देखते हैं कि भाई एक नीचे का है, एक ऊपर का भाग है। ठीक है? अब जब भी कोई भी देखते हो आप ये थोड़ी देखोगे कि भई ये देखो ये वाला साइड अलग है, ये वाला साइड अलग है ना? आपके सामने का साइड अलग है। क्योंकि दुनिया एक तरीके से गोल है, पृथ्वी गोल है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई ऊपर और नीचे बस 2 चीज़ दिखती है हमको, एक नीचे है और एक ऊपर है। अगर आप ऊपर जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आओगे तो नीचे जा रहा हूँ। इस तरीके से आप देखोगे चीज़ों को। उसके अलावा अधूरी कहानियाँ और जो आकृतियाँ हैं उसको पूरा करना भी हमारा जो है एक रहता है। ठीक है? तो ये भी होता है कि भई अधूरी जो कहानियाँ होती हैं उनको आप पूरा करते हो, कुछ ना कुछ उसमें नया अपनी तरफ से ऐड कर देते हो कि भई हाँ, हैप्पी एंडिंग करते हो हमेशा। तो ये भी होता है। कहने का मतलब हमारा जो नेचर है वो पूरी चीज़ों को करना है। कभी भी हम चीज़ों को अधूरी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो ट्रेंड है वो बदल गया है, कहानी अधूरियाँ रह जाती है। हम उन वस्तुओं को एक साथ जोड़ते हैं जो एक दूसरे के समान है। यानी कि जो कुछ लगभग सेम दिखाई देती है उनको हम साथ में जोड़ दें। जैसे कि कुछ आपने देखा कि भई कोई कुछ जो है जगह पे गेंदें पड़ी हुई हैं, ठीक है? बॉल जो होती है गेंद, वो पड़ी हुई हैं। कुछ लाल कलर की हैं, कुछ पीली हैं, कुछ हरी हैं, कुछ गुलाबी हैं। इस तरीके से आप मान लो। तो आप क्या करोगे कि सिर्फ़ आपको बोला गया कि आपको बॉल उठा के रखनी है। आपने क्या देखा कि अलग-अलग कलर की बॉलें हैं, ठीक है? लेकिन आप क्या देख रहोगे कि सिर्फ़ रेड गेंद जो है पहले मुझे वो रखनी है उठा के, जितनी भी है उसको एक अलग डब्बे में रख दूँगा। फिर एक जो है जो गुलाबी है उसको अलग रखूँगा। इस तरीके से मतलब आप एक साथ ही चीज़ों को देखते हो कि भई रेड है तो रेड एक साथ दिखाएँगे, दिखेगी मुझे, और बाकी अलग-अलग हम देखेंगे, है ना? तो ये जो है एग्ज़ाम्पल है छोटा-सा, मतलब इसमें क्या ही तो मतलब हमें सोचना है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। उसके अलावा कोई टेढ़ी-मेढ़ी रेखा आपने देखी, ठीक है? उसको आपने एक सीधी रेखा बना दिया। जैसे कि टेढ़े ऐसे रेखा है, ऐसे-ऐसे जा रही है हल्की-फुल्की सी टेढ़ी-मेढ़ी है, सीधी नहीं है, ठीक है? या फिर आप रोड देखते हो तो ये इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलती है। रोड चल रहा होता है तो ऐसी कुछ रेखा होती है, तो आपको लगती है सीधी है, लेकिन वो सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है। देखो यहाँ पे, है ना? उसमें लैग आ रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं, उस रेखा को सीधी के रूप में देखते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री जो है, स्ट्रेट है, उसमें कोई भी मोड़-तोड़ नहीं है। ये भी हमारा जो है एक मानव का एक व्यवहार है, जो हमें ये सब चीज़ें देखने पे मजबूर करता है कि देखो कोई भी चीज़ हमें दिखती है तो हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, ना कि अधूरा छोड़ते हैं हम, ठीक है? उसके बाद आता है आपका 8वाँ क्वेश्चन, जो कि है 8वाँ नहीं, आप मतलब ये समझ चलिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मनिरीक्षण क्या है? संरचनावाद में आत्मनिरीक्षण की विधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई अपने आत्मा में जाके रिसर्च करना, है ना? अपने अपने मन में घुस के चीज़ों को समझना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है? आत्ममंथन जब करते हैं, गौतम बुद्ध ने किया, पेड़ के नीचे बैठ के जो है उन्होंने खुद पे ध्यान लगाया कि भई मैं क्या हूँ? मैं क्यों आया हूँ? मेरा क्या उद्देश्य है? वगैरह-वगैरह। तो उनको जो है सत्य की प्राप्ति हुई, ठीक है? वो उनका सत्य था, लेकिन क्या आपने खुद का सत्य ढूँढा कभी? बैठ के ऐसे? शायद आपके पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो ये उसी की बात कर रहा है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको बस, कि भई आत्मनिरीक्षण क्या होता है, ठीक है? यानी कि जो हम खुद पे रिसर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण, ठीक है जी? एक तकनीक है जो मानव विज्ञान में प्रयोग की जाती है। इसमें व्यक्ति के अपने भीतर झाँकने और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं पर चिंतन करना होता है, ठीक है? कि भई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चलता है?
मैं क्यों इतना फालतू का सोचता हूँ? तो ना हम सभी के दिमाग में आता है यार, ओवरथिंकिंग जो है एक नॉर्मल चीज़ बन गई है दुनिया में। तो ये आप सोचते हो, यही हम आत्म-मंथन या आत्मचिंतन को हम कहते हैं, आत्मनिरीक्षण, ठीक है? नया शब्द आ गया, आत्मनिरीक्षण। इसकी आलोचना बता रहा है कि भाई आलोचना कीजिए, तो आलोचना मैंने यहाँ पे कर रही है। पहला है व्यक्तिपरकता। अब जब भी हम आत्म निरीक्षण करेंगे तो वो सिर्फ हमें अपने बारे में तो पता चलेगा, हमें अपना सत्य मिलेगा, ना कि किसी और का। जैसे गौतम बुद्ध ने कोई सत्य ढूँढा तो वो उनके लिए सत्य था, ठीक है? वो उनके लिए सही था, ना कि हमारे लिए, ना कि हम उसे फ़ॉलो करें। हाँ, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हम फ़ॉलो कर सकते हैं, डेफ़िनिटली फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन वो उनका सत्य था, ना कि हमारा। क्या हमने अपने सत्य ढूँढने की कोशिश की कि भई मेरा क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का? सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन हम कभी ढूँढने की कोशिश नहीं करते। इसी को कहता है कि व्यक्तिपरकता। यहाँ पे ना हमारे बारे में पता चलता है हमें। हमें औरों के बारे में कैसे पता चलेगा भई, हम किसी और के आत्मा में घुस तो सकते नहीं हैं। लेकिन किसी और की बॉडी में हम घुस नहीं सकते कि भई पता लगे कि भई उसके जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि भई ये व्यक्तिपरकता, यानी कि हमें खुद के बारे में पता चलता है, ना कि किसी और के बारे में। दूसरा, वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है यहाँ पे। इसमें आप जो है देखते हो कि भाई कुछ पूर्वाग्रह होते हैं यहाँ पे, जो मैंने जैसे कि मैं चल रहा है बैठ गया, है ना? मैं भी एक तीर्थंकर बन गया, मैं बैठा हूँ पेड़ के नीचे और ध्यान लगा रहा हूँ, बस अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि क्या-क्या हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ क्या चल रहा है, पूर्वाग्रह, जो मेरे दिमाग में पहले से ही फ़ीड हो चुकी चीज़ें हैं ना, वो मेरे दिमाग में आ रही हैं कि भाई घर में जो है पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, मम्मी काम नहीं कर सकती, है ना? बहन की शादी करनी है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, वगैरह-वगैरह चीज़ें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती है। इन सबकी लाइफ में होती है, लड़की हो, लड़का हो, सब सोचते हैं। अपेक्षाएँ जो है हमारी, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो हमें ध्यान लगाने से हटाती है, मतलब दूर रखती है। ठीक है, तो जो भी मैं सोचूँगा ना, वो मैं अपनी लाइफ़ से संबंधित चीज़ों को सोचूँगा, ना कि उसमें जो सब्जेक्टिविटी है वो आएगी। सिर्फ़ मेरे बारे में ही तो आता है। मैं सोचूँगा भाई मेरे दिमाग में चल रहा है, वो सब चीज़ें मैं उन्हीं के बारे में मैं चिंतन करूँगा कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, इस तरीके से, और मैं शायद ना भी कर पाऊँ। तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है यहाँ पे। कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास सोचने के लिए। मेरे पास टॉपिक है मेरे बारे में, ना कि दुनिया के बारे में। ठीक है जी? उसके बाद सत्यापन में कठिनाई होती है। यानी कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, क्या पता वो सच ना हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ कमी हो। तो ये भी एक जो है समस्या बनी रहती है कि भई सत्यापन जो है, या जो असलियत है, वो हमसे छुपी रहती है हमेशा, ठीक है? अब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो मेरी क्या पता कमियाँ हों कुछ, कुछ बुराइयाँ हों, शायद मैं उन चीज़ों को ना बताऊँ लोगों को, उनके सामने ना रखूँ, तो वहाँ पे क्या है, सत्यनिष्ठा की जो है एक बनावट चीज़ें रहती हैं। मैं जो भी बना रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है? वो शायद रियल ना हो, और शायद रियल हो भी तो मैं उसको छुपाऊँ बाद में, लोगों को तो बताते समय। चेतन तक सीमित पहुँच होती है, ठीक है? यानी कि जो भी मैं सोचता हूँ ना, वहाँ पे मैं एक सीमित, मेरा एक एक एरिया होता है, इस एरिया से मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा, ठीक है? सोचना। क्योंकि मेरी दुनिया जो है, मेरा जो इस युग में ये सब करना इम्पॉसिबल है। इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना डिप्रेशन है लोगों को। आज आप ये सब नहीं कर सकते। वो समय अलग था जब लोग मतलब अपने घर छोड़ के निकल जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। अब वो दौर नहीं है, खत्म हो चुका है वैसे दौर। तो ये हम इसको हम कहेंगे कि नहीं, ये गलत है। ठीक है? चेतना तक सीमित पहुँच होती है, डेफ़िनेटली ये सही चीज़ है एक तरीके से। व्यक्तिगत अंतर होता है, यानी कि मेरा जो एक तरीके से रिज़ल्ट निकलेगा, जो मेरी जो निष्कर्ष निकलेगा वो अलग होगा आपके निष्कर्ष से। जो आप सोचोगे, जो आपका आत्मनिरीक्षण होगा, वो मेरे आत्मनिरीक्षण से अलग होगा, ठीक है? तो ये मेरे जो है आंसर्स हैं कुछ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। कोशिश की जाएगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले लाए जाए वीडियो, और जब भी आप कमेंट करते हो तो उससे पहले एग्ज़ाम की डेट ज़रूर लिया करें कि कब है आपका एग्ज़ाम, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एक कमेंट कर देना। जो भी आपका आदेश है, कोशिश की जाएगी उसको पूरा करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।